कंपनियों के आगमन के पृष्ठभूमि को, इसके पहले वाले वीडियो में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश किए थे और उसका डिटेल हमने करा था और देखा था कि वो कौन सी पृष्ठभूमि थी, कौन सी परिस्थिति थी जिसके वजह से यूरोपीय कंपनियों को भारत का रुख करना पड़ा। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इसके पहले भी मध्यकाल में भी व्यापार होते थे और वो किस चीज के व्यापार थे? मसाले के व्यापार, मसाले के साथ साथ उपभोग की वस्तु का व्यापार ये लोग करते थे। क्योंकि आपको पता है कि यूरोप जो है ये ठंडा प्रदेश है, ठंडा देश है और यूरोप में जितने देश हैं ये सब ठंडे इलाके में उनका भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो ये सब ठंडे प्रदेश हैं और उनके वजह से उनके वहाँ खाद्य को प्रिजर्व करने के लिए, मसाले की खाद्य पदार्थ को प्रिजर्व करने के लिए बेसिकली देखा जाए तो मांस को प्रिजर्व करने के लिए अत्यधिक मसाले की आवश्यकता होती थी, जिसके वजह से इन्होंने मसाले के व्यापार को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया और उसके फलस्वरूप ये अग्रसर यहाँ पर उसी उद्देश्य से व्यापार यहाँ पर स्थापित किए और उसी के फलस्वरूप वो लोग व्यापारी, यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत में आनी शुरू हुई। पृष्ठभूमि जो थी पहले स्थल मार्ग से आते थे जो बहुत कठिन मार्ग था और खर्चीला मार्ग था, इसलिए उन्होंने अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्रों से होकर केप ऑफ गुड पहुंचा, फिर केप ऑफ गुड होते हुए कैसे वो हिंद महासागर को क्रॉस किए और फिर तत्पश्चात उन्होंने भारत में अपना व्यापार स्थापित किया। इसी सिलसिले में आज हम लोग देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई और किस तरह उसने यहाँ आकर के अपने व्यापार को स्थापित किया, व्यापार को बढ़ाया और साथ में कैसे इनका उद्देश्य, पहले जो व्यापारिक उद्देश्य था वो धीरे धीरे कैसे व्यापारिक उद्देश्य से इनका उद्देश्य बदलकर राजनीतिक हो गया और यहाँ के क्षेत्रीय शक्तियों से ये कैसे भीड़ गए और उनके क्षेत्रीय सत्ता में हस्तक्षेप करके, राजनीति में हस्तक्षेप करके व्यापारिक लाभ भी प्राप्त किए और वहां पर राजनीतिक लाभ भी प्राप्त किए और अपना क्षेत्र विस्तार किए। इसी सिलसिले में आइए हम लोग देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग इस तरीके से देखेंगे, पहले कोशिश कर रहे हैं देखने का प्रयास, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है ये कब हुई और कैसे ये लोग विकास के क्रम पर आगे बढ़े। सर्वप्रथम हम लोग कुछ फैक्ट को देखते हैं, जैसे 1599 ईस्वी में विलियम ड्रेक जो एक ब्रिटिश यात्री था, इसने पूर्वी देशों का भ्रमण किया। पूर्वी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा विदेशी यात्री था, ब्रिटिश यात्री था जिन्होंने पहली बार पूर्वी देशों का भ्रमण किया। तो याद रखेंगे 1579 ईस्वी में विलियम ड्रेक जो था ये पूर्वी देशों का भ्रमण किया। फिर 1588 ईस्वी में ब्रिटिश नौसेना, आपको पता है कि ब्रिटिश नौसेना जो थी ये समुद्र में काफी एक्टिव और सशक्त हो गई थी, मजबूत हो गई थी। इसी के फलस्वरूप 1588 में ब्रिटिश नौसेना के द्वारा स्पेनिश आर्मडा की हार हुई, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश नौसेना का प्रभुत्व, एकाधिकार समुद्री व्यापार पर, समुद्री मार्ग पर स्थापित हुआ। इसके फलस्वरूप आप देखेंगे 1593 ईस्वी में जेम्स लंकास्टर, ध्यान रखेंगे 1593 ईस्वी में जेम्स लंकास्टर नामक एक अंग्रेज व्यक्ति जो था ये रेड ड्रैगन नामक जहाज से तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्र पर पहुंचा
आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वह कौन सा पहला जहाज था जो भारत के तटवर्ती क्षेत्र पर पहुंचा था। कौन सा ब्रिटिश जहाज था, जो पहला ब्रिटिश जहाज था जो भारत के तटवर्ती क्षेत्र पर पहुंचा था। ध्यान रखेंगे, उस जहाज का नाम था क्या? रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन जो जहाज था, यह इस जहाज से जेम्स लंकास्टर तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्र पर पहली बार पहुंचा। फिर हम लोग आगे देखते हैं 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डन हॉल नाम का एक व्यक्ति था जो लीवेंट कंपनी के माध्यम से, जॉन मिल्डन हॉल नामक एक व्यक्ति जो था, ब्रिटिश व्यापारी था, जो लीवेंट नामक कंपनी के माध्यम से यह थल मार्ग से भारत पहुंचा। ध्यान रखेंगे, वह कौन सा, पूछ लिया जाता है कि कौन सा व्यक्ति था जो पहली बार थल मार्ग से भारत पहुंचा, तो ध्यान रखेंगे वह कौन व्यक्ति था? जॉन मिल्डन हॉल पहला व्यक्ति था जो 1599 ईस्वी में लीवेंट नामक कंपनी के माध्यम से यह थल मार्ग से भारत पहुंचा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जी, आप याद रखेंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक सीक्वेंस दूं, जब आप एक सीक्वेंस के साथ फैक्ट को कोरिलेट करेंगे तो आप इसको याद रख पाएंगे। ठीक है, इसी सिलसिले में हम लोगों ने देखा पहली बार कि 1579 में विलियम ड्रैक जो था पूर्वी देशों का भ्रमण किया। 1579 1579 में विलियम ड्रैक जो था, ये पहला अंग्रेज यात्री था जो पूर्वी देशों का भ्रमण किया। फिर आप देखेंगे 1588 ईस्वी में ब्रिटिश नौसेना ने स्पेनिश अर्मडा के द्वारा स्पेनिश अर्मडा की हार हुई, जिसके फलस्वरूप जल मार्ग पर किसका? ब्रिटिश नौसेना का अधिकार हो गया, एकाधिपत्य हो गया। इसके फलस्वरूप आप देखेंगे 1593 ईस्वी में जेम्स लंकास्टर नामक व्यक्ति जो था, वो रेड ड्रैगन नामक जहाज से पहली बार तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्र में पहुंचा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। पूछा जाता है कि कौन से व्यक्ति था जो जहाज के माध्यम से पहली बार भारतीय तट पे पहुंचा, तो ध्यान रखेंगे 1593 ईस्वी में जेम्स लंकास्टर नामक व्यक्ति जो था, वो रेड ड्रैगन नामक जहाज से तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्र में पहुंचा। इसके बाद देखेंगे 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डन हॉल नामक यात्री स्थल मार्ग से, जो लीवेंट नामक कंपनी के माध्यम से आया था, वो स्थल मार्ग से भारत पहुंचा। यह यात्रियों का क्रम था जो पहली बार कैसे, किस तरह से भारत आ रहे हैं और किस सीक्वेंस में आ रहे हैं, इसको हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी सिलसिले में हम लोग देखें कि किस क्रम में ब्रिटिश यात्री जो थे वो कैसे भारत पहुंचे हैं, और इसी के फलस्वरूप हम लोग देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हो रही है, जो आगे चल करके वो भारत के व्यापार में अपनी भूमिका निभाएगी। आप देखेंगे सितंबर 1599 ईस्वी में जॉन मेयर के नेतृत्व में, ध्यान रखेंगे, जॉन मेयर के नेतृत्व में 217 व्यापारियों का दल, जिस दल को मर्चेंट एडवेंचर दल के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे, मैंने कहा सितंबर 1599 ईस्वी में जॉन मेयर के नेतृत्व में 217 व्यापारियों का दल, जिसने मर्चेंट एडवेंचर दल की स्थापना की। इसने पहली बार ये दल मिल करके एक कंपनी की स्थापना की।
मर्चेंट एडवेंचर नामक जो दल था, इसमें आप ध्यान रखेंगे जॉन मेयर के नेतृत्व में 217 व्यापारियों का समूह था, जिसने एक कंपनी की स्थापना की, जिस कंपनी का नाम था, देखिए कंपनी की स्थापना की जिस कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी। ध्यान रखेंगे, जिस कंपनी की स्थापना मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने किया, और उस दल का नेतृत्व कौन कर रहा है? जॉन मेयर कर रहा है। इसने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, ध्यान रखेंगे कंपनी का नाम क्या है? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के नाम से एक कंपनी की स्थापना की। किसने की? जॉन मेयर के नेतृत्व में जो व्यापारियों का दल था, जिस दल के समूह का नाम क्या था? मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम से कंपनी की स्थापना की। और इसके बाद ये दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की ट्यूडर वंशी, आप ध्यान रखेंगे दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की ट्यूडर वंशी महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, मैंने कहा दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की ट्यूडर वंशीय महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर के माध्यम से, एक अधिनियम के माध्यम से इस कंपनी को पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों के व्यापार का अधिकार पत्र दिया। आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जी। आप दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की ट्यूडर वंशीय महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर के माध्यम से इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार पत्र दिया। फलस्वरूप ये कंपनी व्यापार की भूमिका में आ गई। कब? जब एलिजाबेथ प्रथम ने इनको अधिकार पत्र दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी सिलसिले में देखेंगे इस कंपनी की स्थापना में और किन किन कंपनियों की भूमिका रही। अन्य कंपनी देखेंगे 1688 में न्यू कंपनी की स्थापना हुई थी, जो एक वहां की लोकल कंपनी थी। फिर देखेंगे 1698 ईस्वी में जनरल सोसाइटी कंपनी की स्थापना हुई। फिर 1698 ईस्वी में ही इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट, ध्यान रखेंगे 1688 ईस्वी में न्यू कंपनी की स्थापना हो रही है, 1698 में जनरल सोसाइटी कंपनी की स्थापना हो रही है, और 1698 में ही इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट का नामक कंपनी की स्थापना हो रही है। और बाद में इन तीनों कंपनियों को मिलाकर 1708 ईस्वी में इनका नाम द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग टू द ईस्ट कंपनी बन गई। इन तीनों को मिलाकर के इस कंपनी का नाम रखा गया द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग टू द ईस्ट। और यही नाम आप ध्यान रखेंगे कि 1833 ईस्वी तक यही नाम चला। ठीक है, ध्यान रखेंगे तीनों कंपनी का नाम मिला करके 1708 ईस्वी में द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग टू द ईस्ट बनी, और उसका नाम जो था ये 1833 तक यही नाम रहा। और 1833 के अधिनियम के बाद इस कंपनी का नाम बदल करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम कब रखा गया, तो आप देखेंगे ये तीनों कंपनी को मिला करके जो पहले न्यू कंपनी थी जनरल सोसाइटी कंपनी, और 1698 में इंग्लिश ट्रेडिंग टू द ईस्ट कंपनी थी, इन तीनों कंपनियों को मिला करके 1708 ईस्वी में
द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग टू द ईस्ट नाम पड़ा, और यही इसी नाम से कंपनी व्यापार करती रही और तत्पश्चात 1833 ईस्वी तक यही नाम रहा, और 1833 में अधिनियम के द्वारा इस कंपनी का नाम बदल करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया गया। और यह था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यात्रा क्रम कि कैसे किसने इस कंपनी की शुरुआत की और कैसे इनको अधिकार पत्र मिला, किसने अधिकार पत्र दिया, और उसके फलस्वरूप यह कैसे कंपनी का गठन हुआ और किस नाम से प्रसिद्धि मिली। इस क्रम को हम लोग देख रहे थे। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे कंपनी का भारत में आगमन। आगमन किस रूप में हुआ, आगमन किस रूप में हुआ देखेंगे। 1608 ईस्वी में 1608 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम, ध्यान रखेंगे 1608 ईस्वी में ब्रिटेन का राजा जेम्स प्रथम जो था, प्रथम का दूत कैप्टन प्रथम जेम्स प्रथम, ध्यान रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे 1608 ईस्वी में 1608 ईस्वी में 1608 ईस्वी में राजा जेम्स प्रथम का दूत कैप्टन हॉकिंस, आप ध्यान रखेंगे 1608 ईस्वी में इंग्लैंड का राजा जेम्स प्रथम का दूत कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से मिलने सूरत होते हुए ये जहांगीर से मिलने जहांगीर के दरबार में पहुंचा। और उसके बाद जब ये जहांगीर के दरबार में पहुंचा, कब पहुंचा, 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जो राजा इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का दूत था, ये जहांगीर के दरबार में पहुंचा और इसने सूरत में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने की कोशिश की। तत्पश्चात इसको सूरत में यह सफलता नहीं मिली, जहांगीर ने मना कर दिया, अनुमति नहीं दिया। लेकिन फिर 1611 ईस्वी में इसको मसूलीपट्टनम में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिल गई। इसी सिलसिले में देखेंगे 1612 ईस्वी में कैप्टन बेस्ट एक समुद्री युद्ध में जो पहले से पुर्तगाली व्यापार में सशक्त थे, इनको कैप्टन बेस्ट ने 1612 ईस्वी में एक समुद्री युद्ध में बुरी तरह पराजित किया। और ध्यान रखेंगे यहाँ जहांगीर सूरत में इसलिए इसको अनुमति नहीं दी कि उस समय वो व्यापार में पुर्तगाली कंपनी ज्यादा सशक्त थी और जहांगीर को भय था कि ये दोनों कंपनियां आपस में टकरा जाएंगी, इसलिए वह सूरत में फैक्ट्री स्थापना के लिए अनुमति नहीं दिया। लेकिन जब स्थिति कुछ नॉर्मल हुई तो 1611 ईस्वी में अनुमति मिली। इसके फलस्वरूप आप देखेंगे 1612 ईस्वी में कैप्टन वेस्ट जो एक अंग्रेज अधिकारी था, वह समुद्री युद्ध में पुर्तगालियों को बुरी तरह परास्त किया। तत्पश्चात देखेंगे फरवरी 1613 ईस्वी में जहांगीर ने सूरत में अंग्रेजों को व्यापारिक फैक्ट्री स्थापना करने की अनुमति दे दी, फरवरी 1613 ईस्वी में। इसके बाद देखेंगे सितंबर 1615 ईस्वी में सितंबर 1615 ईस्वी में सर टॉमस रॉ जो जेम्स प्रथम का दूत था, यह सूरत पहुंचा। कहाँ पहुंचा जी? सर टॉमस रॉ सूरत पहुंचा जो जेम्स प्रथम का दूत था। यह सितंबर 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचा और उसके बाद यह 1616 ईस्वी में अजमेर में जहांगीर के दरबार में पहुंचा, सूरत पहुंचा। वहां से यह चला 1616 ईस्वी में
अजमेर में जहांगीर के दरबार में कौन, सर थॉमस रॉ जहांगीर से मिला। और उसके बाद ध्यान रखेंगे 1616 से 18 ईस्वी तक, 1616 से 1618 ईस्वी तक अर्थात 2 वर्षों तक यह सर थॉमस रॉ मुगल दरबार में ही रहा, मुगल दरबार में रहा। और मुगल दरबार में रहने के बाद इसने बहुत सारी व्यापारिक रियायतें प्राप्त की। और उसके बाद 1618 ईस्वी में क्रमशः इसने अहमदाबाद में, भरूच में, बड़ौदा में और आगरा में व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति प्राप्त कर ली। और 1618 ईस्वी में इन्होंने अहमदाबाद, भरूच, बड़ौदा और आगरा में फैक्ट्री की स्थापना की। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के राजा से कंपनी ने 500 पैगोड़ा के में बंदरगाह पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। आप ध्यान रखेंगे 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के राजा से इन्होंने क्या किया, 500 पैगोड़ा गोलकुंडा के राजा को दे करके गोलकुंडा के बंदरगाह पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। इसके बाद ध्यान रखेंगे 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे जो एक ब्रिटिश अधिकारी था, इसने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया। आप ध्यान रखेंगे कब ले रहा है जी, 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे जो एक अंग्रेज अधिकारी था, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास क्या हुआ, पट्टे पर लिया, जो कालांतर में फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से वहां पर इन्होंने किले की स्थापना की। कहां पे ध्यान रखेंगे, फ्रांसिस डे 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया। और उसके बाद इन्होंने पोर्ट सेंट जॉर्ज नाम की किले की स्थापना कहाँ की, मद्रास में की। इसके बाद देखेंगे 1651 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाह शुजा, 1651 ईस्वी में जो बंगाल का सूबेदार शाह शुजा था, उससे कंपनी ने 3,000 रुपए देकर बंगाल के हुगली में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति ली। ठीक है, कब ली, 1551 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार जो शाह शुजा था उसको 3,000 रुपए दे करके हुगली में फैक्ट्री स्थापना की अनुमति ली। इसके बाद आप देखेंगे कुछ अनबन हुआ कंपनी के लोगों में ब्रिटिश अधिकारियों से, किसकी, औरंगजेब की अनबन हो गई 1686 ईस्वी में। और इनकी भिड़ंत हो गई, भिड़ंत अर्थात औरंगजेब क्रोधित हुआ और इनको खदेड़ दिया वहां से। खदेड़ने के बाद अंग्रेज जो थे ये फुल्टा नामक ज्वारग्रस्त द्वीप पर इनको शरण लेनी पड़ी। जब हुगली में इन्होंने किलेबंदी शुरू की, अपना क्षेत्र सैन्य व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की। उसके फलस्वरूप 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने अंग्रेजों को वहां से खदेड़ा। खदेड़ने के बाद अंग्रेजों को फुल्टा द्वीप में जो एक ज्वारग्रस्त द्वीप था वहां शरण लेनी पड़ी। इसके बाद देखेंगे 1690 ईस्वी में, आपको पता है कि अंग्रेज कितने धूर्त थे, स्टार्टिंग से ही अंग्रेज धूर्त थे और जब जैसा तब तैसा वाला काम करते थे। इसी के फलस्वरूप आप ध्यान रखेंगे 1690 ईस्वी में जॉब चौरनाक जो एक अंग्रेज अधिकारी था, जॉब चौरनाक ने मुगलों से माफी मांग ली। मुगलों से क्या की, माफी मांग ली। और माफी मांगने वाला व्यक्ति कौन था, जॉब चौरनाक। 1690 ईस्वी में
जो 1688 ईस्वी में अंग्रेजों को औरंगजेब ने खदेड़ दिया था और ये पुल्टा द्वीप जो ज्वारग्रस्त द्वीप था वहां शरण लेनी पड़ी। उसके बाद 1690 ईस्वी में जॉब चौरनाक नामक अंग्रेज अधिकारी ने मुगलों से माफी मांगी। माफी मांगने के फलस्वरूप 1691 ईस्वी में इन्होंने सूतानाटी में फैक्ट्री की स्थापना की। माफी मांगी और उसके साथ साथ रियायतें भी मिली और इसके फलस्वरूप इन्होंने 1691 ईस्वी में सूतानाटी में फैक्ट्री की स्थापना की। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसी सिलसिले में 1699 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीम उशान, ध्यान रखेंगे, 1699 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार कौन था? अजीम उशान। अजीम उशान से 1200 रुपए में कंपनी ने 3 गांव खरीदे, 3 गांव की जमींदारी ली। पहला था सूतानाटी, गोविंदपुर और कालीकत्ता। कालीकत्ता किसने? 1699 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीम उशान से 1200 रुपए दे करके सूतानाटी, गोविंदपुर और कालीकत्ता की जमींदारी अंग्रेजों ने खरीदी, अंग्रेजों ने ली। और ध्यान रखेंगे इसी तीनों जगह पर, तीनों जो गांव थे सूतानाटी, गोविंदपुर और कलिकत्ता, इसी तीनों गांव को मिला करके जॉब चौरनाक ने कोलकाता शहर की स्थापना की। ध्यान रखेंगे कोलकाता शहर की स्थापना कब हो रही है? जॉब चौरनाक कर रहा है। सूतानाटी, गोविंदपुर और कलिकत्ता नामक स्थल को मिला करके कोलकाता शहर की स्थापना की गई। और ध्यान रखेंगे यहीं पे कालांतर में फोर्ट विलियम की स्थापना हुई। फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ हुई? कोलकाता में। और इसी फोर्ट विलियम का गवर्नर 1700 ईस्वी में चार्ल्स आयर को बनाया गया। चार्ल्स आयर, फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में स्थापना हुई उसका गवर्नर 1700 ईस्वी में चार्ल्स आयर को गवर्नर बनाया गया। कहाँ का? फोर्ट विलियम का। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। 1717 ईस्वी में बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जी, आप ध्यान रखेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 1717 का। 1717 में जॉन शूरमैन के नेतृत्व में, ध्यान रखेंगे, जो एक अंग्रेज अधिकारी था, जॉन शूरमैन के नेतृत्व में, जिसमें एक दल आया, किसके? फारूक सियर, मुगल बादशाह फारूक सियर के दरबार में जॉन शूरमैन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी दल आया जिसमें एडवर्ड स्टीफेंस और हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक भी था। उसके साथ ख्वाजा सेहुर, ध्यान रखेंगे, जॉन शूरमैन के नेतृत्व में एक दल आया जिस दल में एडवर्ड स्टीफेंस, हैमिल्टन जो एक चिकित्सक था और ख्वाजा सेहुर्द, ये चारों व्यक्तियों का एक दल था जो 1717 ईस्वी में फारूक सियर के दरबार में उपस्थित हुआ। और कहा जाता है इस दल का चिकित्सक जो हैमिल्टन था, ये फारूक सियर का इलाज भी करवाया, जिससे वह खुश होकर के 3000 रुपए में, ध्यान रखेंगे, 3000 रुपए में बंगाल में समस्त व्यापारिक अधिकार इसने किनको? कंपनी के अधिकारियों को दे दी। कौन दी? फारूक सियर ने। फारूक सियर ने 1717 ईस्वी में 3000 रुपए में समस्त बंगाल में व्यापारिक अधिकार दे दी। और इसके साथ ही ध्यान रखेंगे इसने कोलकाता के आसपास के 38 गांवों की भी जमींदारी इनको मिल गई। पहला समस्त बंगाल में व्यापारिक अधिकार मिले, इसके बाद कोलकाता के आसपास के 38 गांवों को खरीदने की भी छूट मिल गई, अर्थात इनकी जमींदारी भी इनको मिली।
और साथ ही मुंबई में अंग्रेजों के द्वारा ढाले गए सिक्के, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जी, ध्यान रखेंगे। मुंबई में अंग्रेजों के द्वारा ढाले गए सिक्कों को पूरे बंगाल में चलाने की अनुमति मिल गई। ठीक है, पूरे बंगाल में चलाने की अनुमति मिल गई, जिसको आर्म महोदय ने, जो एक अंग्रेज अधिकारी हैं, आर्म महोदय, इन्होंने मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। मैग्ना कार्टा अर्थात शाही फरमान, इसको शाही फरमान भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे, शाही फरमान। शाही फरमान या मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है किसको? 1717 के फरमान को शाही फरमान या मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। और यह संज्ञा किसने दी? आर्म्ड महोदय ने इसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। ये हम लोगों का ब्रिटिश कंपनी का यात्रा क्रम था कि कैसे कंपनी की स्थापना हुई। हमने देखा कि किस तरह कंपनी की स्थापना हुई और कैसे कंपनी आगे बढ़ी और धीरे धीरे व्यापारिक अनुमतियां मिलते गई और उसके बाद ये अपना क्षेत्र विस्तार कर लिए और कब कब कहाँ कहाँ इन्होंने अपनी फैक्ट्री की स्थापना की, इस चीज को हम लोग देखने का और समझने का प्रयास कर रहे थे। इसके लिए आप फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।